आ नहीं रही, आ रही है, आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आराम कर लिया जाए, ज्यादा मेहनत ना की जाए, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अभी समय नहीं है आराम करने का, तो इसलिए माइक ने आज साथ छोड़ दिया। लेकिन माइक की जरूरत नहीं, जब मुझे आपसे कोई बात कहनी है मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से भी मेरी बात वहां तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आज मीरापुर विधानसभा में हमने ये तय किया था कि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ के, सेक्टर के, विधानसभा के, उनको पूछेंगे कि विधानसभा के हालात क्या है। 2 घंटे की मीटिंग के बाद फिर ये पता लगा कि इन्होंने 3-4 कार्यक्रम रखे हुए हैं जहां पब्लिक के बीच में जाना है। मुझे इस माइक की जरूरत नहीं आप तक पहुंचने के लिए। मैंने पिछले लंबे समय में बहुत सारे काम और जब जहां मेरी जरूरत पड़ी सबसे आगे खड़े होकर साबित किया है कि जब भी मुझे आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और आज ये हालत है कि जब से मैं पार्लियामेंट में हूँ आप सब लोग गवाही दे सकते हैं कि जब भी कहीं किसी पे जुल्म हुआ है तो सबसे मजबूत आवाज उठाने का काम पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद ने किया है। आने वाले कल में भी पार्लियामेंट के जरिए या सड़कों के जरिए जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपकी आवाज बनने का काम करूंगा। ये सच है कि जो मौका पूरे प्रदेश की जनता को 2027 में मिलेगा ये सहयोग के कारण आपको अभी मिल गया। आपने यहाँ पहले भी बहुत सारे एमएलए बनाए, एमपी भी बनाए। मैं आपकी चॉइस पे, आपकी पसंद पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें, जब आपने सबको मौका दिया है, मैं अगर कारनामे गिनवाने लग जाऊं तो बहुत समय लगेगा। अभी से शुरू करते हैं। जब रुड़की में वसीम की हत्या की तो किसने लड़ाई लड़ी बताओ आप लोग हाथ उठा के। चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई लड़ी किसने? उसके अलावा जब अब बहराइच में जुल्म हो रहा है, बहराइच में सबसे ज्यादा आवाज किसने उठाई? ईमानदार ने बताओ अपने चलो बहराइच को भी छोड़ते हैं। आप ये बताओ जो देश भर में चाहे वक्फ का मामला हो पार्लियामेंट में किसने जबरदस्त विरोध किया? आप बताओ अपने आप से हाथ उठा के। आप ये बताओ कोई ऐसा विषय बताओ, चाहे मौलाना 7 साल का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, कहीं मैंने आपको अकेले छोड़ा? नहीं। कहीं आपको कमजोर पड़ने दिया? नहीं। कहीं आपकी आवाज को कमजोर किया? नहीं। मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं मीरापुर में आपसे मदद मांगने आया हूँ। देवड़ा के लोगों, देवड़ा में ना पूरे क्षेत्र में नाम है देवड़ा का। मैं देवड़ा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस एक चुनाव से ना मुख्यमंत्री की कुर्सी गिर रही है, ना मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। बदला जा रहा है क्या? नहीं। लेकिन एक मौका चंद्रशेखर आजाद को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ। क्या तो मेरा दोस्त बताओ या फिर मुझे बताओ कि मेरे काम में कोई कमी है? नहीं। और अगर मेरा दोस्त भी कुछ नहीं है और मेरे काम में भी कमी नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चुनाव जीतने के लिए समीकरणों की जरूरत है या नहीं है? बताओ। यहाँ जिन पार्टियों से मुकाबला आप भी जानते हो, आप बताओ बेस वोट यहाँ किसके पास है ईमानदारी से?
उसके प्लस के बगैर जीत सकते हैं क्या? तो अगर वोट खराब करना है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर जीतना है, इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही कुर्सियों को दमन करना है, इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकना है, ये जुल्म जाति की लड़ाई को बंद करना है और हक इंसाफ के साथ, इज्जत के साथ जीना है, तो फिर आपको अपने फैसले जिम्मेदारी से लेने पड़ेंगे। आप ये जानते हो, जब तक दलित, पिछड़ा, मुसलमान, किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब तबका एकजुट नहीं होगा, इन पूंजीपतियों की सत्ता में बैठी सरकार को हम लोग हरा नहीं सकते। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं तेवड़ा के साथियों, और तेवड़ा से नहीं मांग रहा, पूरे मीरापुर के लोगों से मांग रहा हूं। एक मौका जहां एक 100 एमएलए बैठे दूसरी पार्टियों के, एक एमएलए चंद्रशेखर आजाद का भी भेज के देखो। अगर आपके लिए सबसे वफादार ना निकला, आपके लिए सबसे मजबूत आवाज ना बनी, तो जो सजा चाहे वो सजा दे देना, लेकिन एक मौका चंद्रशेखर आजाद को आपको देना चाहिए। और रही बात लड़ाइयों की, तो मैं आज भी लड़ाई लड़ रहा हूं, कल भी लड़ाई लड़ूंगा और जब तक जीऊंगा लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना लड़ाई लड़े कुछ मिलने वाला नहीं। और मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना मुझे सीबीआई डरा सकती, ना ईडी डरा सकती, ना इनकम टैक्स, ना ही किसी मुकदमे से मैं डरता हूं। मेरी उम्र से ज्यादा मुकदमे मेरे ऊपर, और मैंने गोली भी खाई है। गोली इसलिए खाई है क्योंकि ये मुझे रोक नहीं सकते, ना मुझे डरा सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर चाहते हो कि इस तानाशाही ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को जवाब दिया जा सके, तो फिर अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए आपको समझदारी में फैसले लेने पड़ेंगे। ये पिछलग्गू बन के काम नहीं चलेगा। आपने तो पहले भी वोट दी नहीं दी। आज जो जुल्म हो रहा है आपके बराबर में बुढ़ाना में, हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ? हो रहा है नहीं हो रहा बताओ? रोक पा रहा है कोई? रोक पा रहा है? क्यों नहीं रोक पा रहा है? इनके जरिए लड़ाई लड़ोगे? मैं आपसे बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, ये माइक अगर अच्छा होता तो मैं बहुत कुछ सुनाता। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी लड़ाई अपने बलबूते लड़नी है और मजबूती से लड़नी है, और जब तक लड़नी है जब तक हक इंसाफ का जो है कि आवाज मजबूत नहीं हो जाती और ये जुल्म करने वाली ताकतें कमजोर नहीं हो जाती। और ये तब कमजोर होंगी जब हम अपने फैसले जिम्मेदार से लेंगे। और हम पे वोट एक ऐसा हथियार है, हम जिसको चाहे कुर्सी पे बिठा दे और जिसको चाहे जमीन पे पटक दे। जो हमारी वजह से कुर्सियों बैठे हैं वो गूंगे बहरे हो गए, तो हमें तय करना होगा कि इन गूंगे बहरे लोगों के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आपको मजबूत आवाजें तैयार करनी पड़ेंगी। और ये जो शख्स आपके बीच भेजा है, आपकी मांग पे भेजा है कि आपकी मांग थी कि भाई बाहर के आदमी को टिकट देते हैं, बाहर के आदमी को टिकट देते हैं। आप भी जानते हो बहुत मजबूत दावेदार थे, लेकिन मजबूत कौन होगा और ताकतवर कौन होगा ये आपको तय करना है। अगर आपने खड़े होने की तय कर ली और आपने मेरे हाथ मजबूत करने के लिए फैसला ले लिया, तो जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो यही जिसको आज पूरी तमाम ताकतवर लोग कमजोर कह रहे हैं, यही आपकी सबसे मजबूत आवाज लखनऊ में जाके दहाड़ने का काम करेगी, आपकी आवाज करने का काम करेगी। रही बात मेरी, तो याद रखो कि मेरा जन्म ही जुल्म जाति के खिलाफ बगावत के लिए हुआ है, और वो ताकत नहीं बनी जो मुझे रोक दे, कमजोर कर दे। पता नहीं कहाँ पूछा होगा, हम पता नहीं कहाँ पूछा होगा, कहाँ पूछा
अजान होगी क्या? मैं आपसे ये कह रहा था कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर आज हमारी उंगली में वो ताकत दी है कि हम बड़े से बड़े निजाम को बदल सकते हैं। और अगर हम इसका प्रयोग हेलो ठीक हो गया ना? इम्तिहान ले रहा था मेरा। ऐसे इम्तिहानों से नहीं डरता मैं। वो कहता ना हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो हम हक पे खड़े, हमें घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये चुनाव क्यों होते हैं आपको पता है? ये चुनाव इसलिए होते हैं कि हम चुन सकें कि हमारे लिए सबसे अच्छा आदमी कौन है, जिसको जिस जिम्मेदारी के साथ हम भेज रहे हैं उस जिम्मेदारी को निभाए। आज जो हालात है सांप्रदायिकता के, नफरत के, गुंडागर्दी के जो हालात हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम भी हैं। अगर हमने जिम्मेदारी से फैसले लिए होते और हमारे पास मजबूत आवाजें होती, कहते हैं ना नेता के पीछे लोग चलते हैं, तो मुझे लगता है किसी की इतनी ताकत नहीं होती कि वो जुल्म कर पाते। और मैं आपको भी आगाह करना चाहता हूं, मैंने ये बात वहां गई थी जब मैं जनसभा में आया था मोहना में, कि वो आपको उकसाने का काम करेंगे, वो आपको कोशिश करेंगे कि आप सड़कों पे आ जाओ और फिर वो आप पे जुल्म करके मुकदमा लिख के आपको जेल भेज सके। मैं आपसे कह रहा हूं, जहां भी नाइंसाफी होगी आप चैन से बैठ के घर में अपने काम करो, अपने रोजगार करो। इस लड़ाई को लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप उनकी साजिशों के शिकार हो जाओ। आप चैन से बैठ जाओ। अगर कोई अपराध करेगा तो उसको कोई बचा नहीं सकता, वो जेल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, मैं किसानों को भी कह रहा हूं, आप बताओ किसानों को अभी भी गन्ने के दाम मिल रहे हैं सही? क्या मिल से पैसा मिल रहा है समय पे? सबके होते नहीं मिल रहा है। मगर मैं आपको जिम्मेदार से कह रहा हूं, थोड़ी सी ताकत बढ़ाओ। आप मेरे यहाँ चले जाना नगीना में, एक मील बची है बिलाई मील, जिसका पैसा लेट होगा उनको भी मैंने कह दिया कि अगर ज्यादा लेट हुआ तो मील का लगेगा ताला और तुम लोग बैठोगे सब मील के बाहर। ये बात याद रखना, मील होगी बंद। मगर मैं आपको कह रहा हूं, किसानों की लड़ाई हो, पढ़े लिखे नौजवानों की लड़ाई हो, रोजगार की हो, महंगाई के खिलाफ हो, या ये जो धार्मिक तौर पे जो है अपमान करना या हिंसा करना या कमजोरों को सताने की जो मुहिम चली है, इसका आज करो या 10 साल बाद करो या 20 साल बाद करो, आपको करना ही पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, ये लाठी डंडे से नहीं हो सकता है, ये लोकतंत्र में ताकत बना के हो सकता है। और ताकत बनाने का मौका जब आप पे आता है चुनाव में, तब आपके अहम फैसलों से बदलाव हो सकता है। मैं आपसे मदद मांगने आया कि न सरकार गिर रही है न सरकार बन रही है। गिर तो नहीं रही सरकार इस चुनाव में और बन भी नहीं रही, लेकिन एक उम्मीद जरूर तैयार हो जाएगी कि अब आपके लिए लड़ने वाला एक आदमी है जो मैदान में है, उसकी मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेरी ताकत बढ़ेगी तो हर कमजोर की ताकत बढ़ेगी, मेरी ताकत बढ़ेगी, आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ेगी तो आपकी ताकत बढ़ेगी, और आपकी ताकत बढ़ेगी तो कमजोरों के ऊपर होने वाला जुल्म रुकेगा। मेरी बात को आप याद रखना। बहुत सब कुछ रह गया है यहाँ पर, लेकिन पार्लियामेंट में सड़क अभी तो चैन से नहीं बैठे। आपको याद होगा उत्तराखंड के लोग कह रहे थे कि भाई चंद्रशेखर क्या करेंगे। मैं था जो 6 घंटे वहां धूप में बैठा रहा, मैंने नहीं देखा था वर्दी को, मगर मैंने उसके पिताजी के आंसू जरूर देखे थे, उसकी मां के बहते हुए आंसू जरूर देखे थे। और मैंने उनसे कहा था कि तेरा एक बेटा चला गया, तेरा दूसरा बेटा हाजिर है, जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा मैं चैन से बैठने का काम नहीं करूंगा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। यहाँ बहुत नेता है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा क्षेत्र है सब वो यही के हैं। मगर मैं सिर्फ आपसे चाहता हूं कि एक मौका आप चंद्रशेखर आजाद को भी दोगे नहीं दोगे बताओ? ईमानदारी से आप उठा के बताओ जो नहीं देंगे, वही उठाओ जो ईमानदारी से मेरे साथ देना चाहते हैं। ये हक की लड़ाई है, आपको तय करना है कि आप किस तरफ है। क्या चंद्रशेखर आजाद को कोई झुका सकता है बताओ? डरा सकता है? दबा सकता है?
आप और ताकत दोगे तो आप याद रखना। सीट जिता के भी मुकदमा हो गया, सारे कर्मा छोड़ दे बचरा। मैं कहूंगा तो ये कहेंगे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ईमानदार से बताना, पार्लियामेंट जब चल रहा है, आजम भाई की रिहाई के बाद किसने उठाई पार्लियामेंट में चला, बताना। क्यों? मेरा ही भाई है और 37 वालों का भाई नहीं है वो, जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी, एक एक वोट मांग के आपके आगे आपसे थोड़ियां पकड़ पकड़ के आपको समझा के जिसकी ताकत बना के दी, क्या उनका अधिकार नहीं बनता था? आज वो किसकी वजह जुर्म सह रहे, ईमानदार से बताओ। आप समझो उनकी एक ही वो थी कि उन्होंने वो यूनिवर्सिटी बना दी आपके बच्चों के पढ़ने के लिए। अगर अपने लिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग या अपने लिए कोई उद्योग बना होता तो कोई मुसीबत नहीं आती। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए सारे जुर्म देखने पड़ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, ये मौका है आप पे, उनको भी सबक सिखाने का कि हम गुलाम नहीं है। ये उनको बताने का मौका है कि हम गुलाम नहीं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और मैं आपसे दूर नहीं हूं। क्या सहारनपुर में मुजफ्फरनगर में कोई दूरी है? दूरी है भाई? बताओ, मुजफ्फरनगर से लखनऊ दूर है, सहारनपुर बताओ। तो आपके बाद पहले कौन सुन सकता है बताओ? ये बताओ, जब एनआरसी का जुल्म हुआ था, मैं अकेला तो था जो आया था? बताओ, था नहीं था? जिसने 28 दिन जेल काटी अकेला मैं तो था, किसी और ने काटी क्या? क्यों नहीं काटी? क्योंकि उनको आपका दुख कुछ नजर नहीं आता। मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे वक्त का मामला हो या बहराइच का मामला हो या बुढ़ाना का मामला हो, जहां भी किसी के साथ नाइंसाफी, किसी भी जाति धर्म का आदमी, मैं पूरी जी जान लगा के अपने लोगों का आखिरी खतरा लगा के उसके लड़ाई लड़ने काम करूंगा, उसको इंसाफ दिलाने काम करूंगा। और मैं आपसे जाहिद भाई के लिए मदद मांगने आया हूं। एक बार मजबूत से आवाज में बता दो कि जाहिद भाई की मदद करोगे नहीं करोगे? आवाज क्यों? मैं रोजे नहीं चल रहे हैं, अभी भी कम है, मुझसे ज्यादा कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज दो। अभी नहीं, मजा नहीं आ रही। अभी मुझे लगा जाहिद के प्रति कुछ नाराजगी हो सकती है, मुझसे तो हो नहीं सकती तुम लोगों की नाराजगी। क्या मुझसे किसी की नाराजगी है? तो फिर जोर से बताओ, साथ दोगे नहीं दोगे? अच्छा, जीतने के लिए जो समीकरण चाहिए ना, आप 3 दिन बाद, आज नहीं कह रहा हूं, मैं आ गया हूं ना, 3 दिन के बाद अपने गांव के अड़ोस पड़ोस में जाकर पूछ लेना कि जो बहुत बड़ा वोट है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है? फिर और मजबूती से फैसले लेना, फिर वोट खराब मत करने देना। ऐसा मत होने देना कि मुझे वो लड़ाई जो सड़कों पर लड़नी पड़े वहां बूथ पे भी लड़नी पड़े। ठीक है? वैसे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर एक वोट से जीत गया जाहिद तो सर्टिफिकेट आपके पैरों में लाकर रखूंगा। इस बात को मेरी याद रखना। इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार और सहयोग बना के रखना और हम लोग मिलकर अपने प्रदेश को, देश को आगे